वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो बच्चों, हम लोग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये सभी हम लोग कवर कर चुके थे सप्लाई चैप्टर का। अब लास्ट टॉपिक हमारा पेंडिंग है जिसमें सीबीआईसी की कुछ एक क्लैरिफिकेशंस हैं। इन क्लैरिफिकेशंस को करने के बाद हमारा सप्लाई चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्लैरिफिकेशन है वो टेनेंसी राइट को लेकर के, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर लेनी है। टेनेंसी राइट के ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन आई, इसको देखने से पहले एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उससे आप ध्यान से समझिए। देखिए, कोई भी फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए। ए ने क्या किया? ए ने बी से एक प्रॉपर्टी के टेनेंसी राइट खरीदे। ए ने बी से एक प्रॉपर्टी के टेनेंसी राइट खरीदे। टेनेंसी राइट खरीदे। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये टेनेंसी राइट है क्या। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि ये टेनेंसी राइट है क्या। देखिए, इसमें क्या होता है, जब ए ने बी से टेनेंसी राइट खरीदे किसी भी उसकी हाउस प्रॉपर्टी के या अदर किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के, तो दैट मीन्स ए एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बी से उस जगह को किस पे ले रहा है? रेंट पे ले रहा है। ठीक है। ए बी से रेंट पे जो जगह ली वो एक काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए ली और एक तरीके से लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। और ये जगह आप कल को, ये जो टेनेंसी राइट है, ये कल को अपने जो भी लीगल हायर हैं उन्हें भी दे सकता है ये टेनेंसी राइट, प्लस साथ ही साथ इन्हें सोल्ड आउट भी कर सकता है किसी अदर पर्सन को। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये जो टेनेंसी राइट है ये चाहे तो अपने लीगल हायर को दे देगा, चाहे आगे सोल्ड आउट भी कर देगा। और जो रेंट होता है, जैसे अब नॉमिनल रेंट में इस प्रॉपर्टी की बात करूं, नॉमिनल रेंट इस प्रॉपर्टी का 10,000 है, लेकिन टेनेंसी राइट खरीदने के बाद, एक टेनेंसी राइट खरीदने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ जो रेंट देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एक नॉमिनल सा रेंट देना पड़ेगा, जैसे कि 2,000 पर मंथ। ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट जो है, कंप्लीट रेंट देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टेनेंसी राइट का मतलब क्या, कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल एक 50 लाख की प्रॉपर्टी है, बी ने इस प्रॉपर्टी को 30 लैक्स के अंदर ए को टेनेंसी राइट दे दिए। ए को कितने में टेनेंसी राइट मिले? 30 लैक्स के अंदर। और लाइफ टाइम इसको एक नॉमिनल अमाउंट का जो रेंट है वो बी को देना पड़ेगा। एक नॉमिनल अमाउंट का जो रेंट है वो बी को देना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? एक नॉमिनल रेंट यहाँ पे लगातार चलता चला जाएगा। ऐसी कुछ एक प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की भी होती है कि गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड रेट पे किराया जाता है, या कोई कॉलेज जो होता है, कॉलेज अपने बाहर की शॉप्स को एक नॉमिनल रेंट पे चढ़ा देता है और उससे एक जो मोटी अमाउंट होती है टेनेंसी राइट के तौर पे ले लेता है। अब यहाँ पे ए के पास ऑप्शन क्या होते हैं? ए चाहे तो कल को अपने लीगल हायर्स को भी ये प्रॉपर्टी दे सकता है, ये प्रॉपर्टी नहीं कह सकते इसको, टेनेंसी राइट्स दे सकता है। और ए चाहे तो कल को मार्केट में सोल्ड आउट भी कर सकता है। ए चाहे तो मार्केट में ही क्या है, सोल्ड आउट भी कर सकता है किसी भी अदर पर्सन को। अब यहाँ पे बी का रोल क्या होगा? बी का रोल ये होगा, यहाँ पे तो बी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अदर पर्पस को सेल किया जा सकता है तो ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनिए, ये पॉसिबिलिटी है कि बी को भी यहाँ से कुछ अमाउंट मिल जाए। ठीक है। ये चीज मुंबई में बहुत ज्यादा फॉलो की जाती है, मुंबई में ये चीज काफी ज्यादा ट्रेंड में रहती है, टेनेंसी राइट वाली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो अदर अदर पर्सन जो भी पैसे देगा, फॉर एग्जाम्पल इसने अदर पर्सन को बेचा कल को ये 60 लैक्स के अंदर। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, ये कितने का बिका? 60 लैक्स में। तो इसका अगर कुछ पार्ट बी को जाता है तो उसको भी कंसिडरेशन मानेंगे। इसका कुछ पार्ट अगर बी को गया तो उसको भी हम क्या मानेंगे जी? कंसिडरेशन मानेंगे। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और अगर पार्ट नहीं जाता बी को, वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे। अब आप पूछोगे कि मैम पार्ट जाएगा या नहीं जाएगा, ये चीज क्लैरिटी कहाँ से आएगी? ये चीज डिपेंड करती है एग्रीमेंट पे। जो पहले एग्रीमेंट हुआ होगा ए और बी के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर उस एग्रीमेंट में लिखा है कि इन फ्यूचर अगर ए ने किसी अदर पर्सन को ये राइट ट्रांसफर किए तो उसमें से बी को कोई अमाउंट जानी है तो जाएगी। अगर इस एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो बी को कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब इस टेनेंसी राइट में एक और ट्विस्ट आ सकता है। टेनेंसी राइट में एक और ट्विस्ट क्या आ सकता है? जैसे कि ए ने बी को ए ने बी से क्या खरीदे थे? टेनेंसी राइट खरीदे थे। ठीक है। ए ने बी से टेनेंसी राइट खरीदे थे और इसके बदले में एक नॉमिनल सा रेंट जा रहा था 2500 पर मंथ। लेकिन हुआ क्या, इन फ्यूचर ने बी ने सोचा कि ठीक है भैया, मेरे टेनेंसी राइट मुझे वापस कर दो, मेरे टेनेंसी राइट मुझे
वापस कर दो, ये जगह मुझे पूरा मालिकाना हक अपना इस पे वापस चाहिए। तो अब अगर बी इससे ये वापस जगह खरीदता है, बी इससे ये वापस जगह खरीदता है, तो इसको भी एक तरीके से हम ट्रांसफर मान, इसको भी हम एक तरीके से सर्विसेज मानते हैं, और इसको भी हम क्या ट्रीट करते हैं, सप्लाई ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती है, कंडीशंस मैं बताऊंगी, सप्लाई की अभी बात यहाँ मत कीजिए। तो इस नॉर्मली अब इतना याद रखिए कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पे बी अपने टेनेंसी राइट वापस खरीदना चाहे। यहां तक समझ में आ गया टेनेंसी राइट क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। देखिए, टेनेंसी राइट क्या होते हैं ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। टेनेंसी राइट को ध्यान रखिएगा, हम पगड़ी सिस्टम भी बुलाते हैं, जनरली इसको क्या बोला जाता है, पगड़ी सिस्टम बोला जाता है। पगड़ी सिस्टम में क्या होता है कि हम कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं किसी पर्सन को टेनेंसी राइट के रूप में या पगड़ी के रूप में। पगड़ी लेने के बाद उसके ऊपर एक नॉमिनल सा जो रेंट है वो रेंट चलता चला जाता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें लैंडलॉर्ड जो है वो पे कर देता है टेनेंट को, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान रखिए, लैंडलॉर्ड ने यानी बी ने अगर उसको वापस पैसा दिया, किस लिए, टेनेंसी प्रीमियम दिया उस प्रॉपर्टी को वैकेट करने के लिए। मैं दूसरे एग्जांपल की बात कर रही हूँ जहाँ पे क्या हुआ था, बी ने ए को टेनेंसी राइट वापस कर दिए थे, बी ने ए को टेनेंसी राइट वापस करने के लिए पैसा दिया था, प्रीमियम दिया था। तो ये जो टेनेंसी प्रीमियम दिया गया टेनेंसी राइट को वापस करने के लिए, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसको हम ट्रांसफर, इसको हम सप्लाई ट्रीट करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या ट्रीट करते हैं जी, सप्लाई ट्रीट करते हैं, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा इन फ्यूचर में। मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, it has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration, अगर consideration के अगेंस्ट में आपने कोई भी टेनेंसी राइट ट्रांसफर किए हैं तो उसको हम सप्लाई मानेंगे, और ये किसके अंदर जाएगा, जी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर जाएगा, जीएसटी में किसके अंडर जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे हमने शेड्यूल 2 के अंदर बात किया था, ये सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा। टेनेंसी राइट को ट्रांसफर करना सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर नहीं आता। इसको हम क्या मान करके चलते हैं, इसको हम सर्विसेज मान करके चलते हैं। अगर देखिए टेनेंसी राइट जो है, द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबल पर से ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट टू अ न्यू टेनेंट। अगर आपने किसी नए टेनेंट को भी ट्रांसफर किया टेनेंसी राइट, कोई भी नया टेनेंट है, न्यू टेनेंट को आपने ट्रांसफर कर दिए, तो वो जो टेनेंसी प्रीमियम है उसको भी हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। यानी कि इसमें आप क्या कह सकते हैं, ए ने बी से टेनेंसी राइट लिए और फर्दर किसको सेल कर दिए, सी को। तो ये जो आपस में ट्रांजैक्शन हुई ये भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। बात समझ में आ गई? देखिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप लोग लेकर के चलेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जीएसटी बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया वो क्या दिया गया कि अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग थी, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिस चीज के टेनेंसी राइट ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या है, वो एक तरीके से रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है जो रेजिडेंसी के लिए यूज हो रही है। और किसको ट्रांसफर हुए, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए और रेजिडेंस के लिए यूज भी होनी चाहिए। दो कंडीशंस है, एक तो टेनेंसी राइट किसके होने चाहिए, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए, प्लस वो यूज भी किसके लिए होनी चाहिए, रेजिडेंट के लिए ही यूज होनी चाहिए। और कौन यूज करेगा उसको, उसको यूज करेगा एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तीन कंडीशंस कौन सी आई, एक तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग हो, प्लस में रेजिडेंस के लिए यूज हो, प्लस में अनरजिस्टर्ड पर्सन ने उसको लिया हो। तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं तो ध्यान रखिएगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसका टेनेंसी प्रीमियम जो भी आएगा वो प्रीमियम हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? अब देखिए, हेंस द ग्रांट ऑफ द टेनेंसी राइट इन द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ द रेजिडेंस dwelling against the tenancy premium or periodic rent or both to an unregistered person is exempt। यहां तक समझ में आ गया? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, रेजिडेंस पर्पज से दिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर जो, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं। यहाँ पे एक पर्सन है,
ए ने टेनेंसी राइट ट्रांसफर किए बी को, ए ने टेनेंसी राइट ट्रांसफर किए बी को। अब यहाँ पे बी जो था, बी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये रेजिडेंस ड्वेलिंग थी, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, यानी रेजिडेंस के लिए यूज होने वाला है, प्लस साथ ही साथ ये हमारे पास क्या है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग भी है और रेजिडेंस के लिए यूज भी होगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। यहाँ पे जीएसटी क्या हो गया था, एग्जम्प्ट हो गया था। यहाँ जीएसटी क्या हो गया था, एग्जम्प्ट हो गया था। लेकिन अगर यहीं पे मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, क्या हुआ, ए है, ये बी है, ए ने इससे टेनेंसी राइट परचेज किए थे, ए ने इससे टेनेंसी राइट परचेज किए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बी ने इसको प्रीमियम दिया, बी ने इसको क्या पे कर दिया, टेनेंसी राइट खरीदने के लिए प्रीमियम, टेनेंसी प्रीमियम पे कर दिया वैकेट करवाने के लिए। अब ठीक है, यहाँ पे जो टेनेंसी राइट्स हैं ये किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, ये बी वापस ले रहा है अपने टेनेंसी राइट, इसको क्या पे करके, इसको प्रीमियम पे करके। ठीक है, इसको प्रीमियम पे करके वो अपने टेनेंसी राइट्स जो है वो वापस ले रहे हैं। तो वैकेट करवाने के लिए अगर कोई टेनेंसी राइट ट्रांसफर हो ना तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अगर सिर्फ खाली करवाने के लिए, वैकेट करवाने के लिए उसने कोई टेनेंसी प्रीमियम दिया है तो वो टैक्सेबल होगा। देखिए, the service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy rights, उसने क्या किया, अपने tenancy rights surrender कर दिए against consideration, consideration लेने के बाद in the portion of the tenancy premium, जितना उसको प्रीमियम मिलेगा वो liable to GST हो जाएगा। जितना भी प्रीमियम उस पर्सन के पास आया वो क्या हो जाएगा, लाइबल टू जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। टेनेंसी राइट बहुत इजी टॉपिक है, बस ध्यान से पढ़ लेना। सिर्फ एक कंडीशन के अंदर ये हमारे पास एग्जाम था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, रेजिडेंस के लिए ही यूज हो रही है, प्लस अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर, लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। देखिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस से पहले उसने हमारे पास इसमें कुछ एक और चीजें दी गई हैं। एक तो एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अगर देखिए कोई भी ऐसा एक्ट है जिसको हम करने से मना कर रहे हैं या जिसको हम टॉलरेट कर रहे हैं या किसी भी एक्ट को करने के बदले में अगर हमने कुछ लिया तो इस केस में जीएसटी आएगा, इसको हम सप्लाई मानेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई भी एक पर्सन है, उसने बोला कि मैं इस एक्ट को नहीं करूंगा, मैं इस एक्ट को नहीं करूंगा, किसी भी एक्ट को ना करने का, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ इस चैप्टर में। अगर आपने किसी भी काम को ना करने का पैसा लिया तो उस केस में आप इसे सप्लाई मानेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई भी एक बिल्डर है, बिल्डर ने बोला, बिल्डर रिफ्रेनिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिंग मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, किसी भी एक बिल्डर ने बोला कि आपकी इस सोसाइटी के अंदर मैं स्पेसिफिकली 4 से ज्यादा फ्लोर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं 4 से ज्यादा फ्लोर नहीं बनाऊंगा। अगर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ने अथॉरिटी दे दी तो भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन इसके बदले में उसने क्या लिया, कुछ कंपनसेशन लिया, किससे, नेबर हाउसिंग प्रोजेक्ट से। जो भी नेबर हाउसिंग, जो आसपास के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उन्होंने उसने क्या किया, उस बिल्डर ने उन लोगों से एक कंपनसेशन अमाउंट ले ली और उसके बाद बोला कि मैं 4 फ्लोर से ज्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई। अब वो जो उसने पैसा उनसे लिया, वो जो उसने पैसा उनसे लिया उसके ऊपर जीएसटी आएगा, वो सप्लाई मानी जाएगी। बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? ओके, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए, या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग सर्टेन आवर्स, उसने बोला कि मैं इन सर्टेन आवर्स के दौरान कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, इन कुछ एक घंटों के दौरान मैं कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों को एक नॉइस पॉल्यूशन होता था, लोगों को शोर शराबा होता था, नॉइस पॉल्यूशन होता था, जिस वजह से उनको तकलीफ होती थी। जैसे अब ये लगा के चलो, कोई भी एक स्कूल है, कोई भी एक स्कूल है, उसके पास क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो स्कूल ने उन लोगों को बोला कि हम आपको एक कंसिडरेशन के बदले में बोला, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स ये कंस्ट्रक्शन का काम मत किया करें। ड्यूरिंग द स्कूलिंग आवर्स आप ये कंस्ट्रक्शन का काम मत किया करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं।
बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस कंसिडरेशन के बदले में इन्होंने इस चीज को माना, कंस्ट्रक्शन जो भी पर्सन कर रहे थे उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए लिए और इस चीज को मान गए, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यानी इस एक्ट को ना करने के लिए वो लोग एग्री हो गए। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम सप्लाई मानेंगे और जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे देखिए, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, हमने ऑब्लिगेशन के बदले में ये बोला कि हम टॉलरेट कर लेंगे किसी भी एक्ट को, हम किसी भी एक्ट को टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हैं कोई पर्सन अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए, या कोई भी किसी भी जगह पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो उस टाइम पे स्कूल ने बोला कि आप इस टाइम पे लाउड स्पीकर का यूज मत कीजिए जब तक स्कूल आवर्स चल रहे हैं। जैसे अब हमने पीछे वाला भी ये देखा, इसको हम टॉलरेटिंग में भी ले सकते हैं, जो स्कूल ने मना किया कि आप इस दौरान कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस दौरान कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, वो टॉलरेटिंग के अंदर भी जा सकता है। अगर आप किसी एक्ट को टॉलरेट करने को रेडी हो गए, अगर आप किसी एक्ट को टॉलरेट करने को रेडी हो गए अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ उसमें क्या कह रहे हैं, कोई भी एक शॉपकीपर है अलोइंग अ होकर टू ऑपरेट फ्रॉम अ कॉमन पेवमेंट इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप अगेंस्ट अ मंथली पेमेंट। एक शॉपकीपर ने क्या किया, एक शॉपकीपर ने बोला हॉकर को कि आप मेरी शॉप के सामने अपना जो है अपना सामान बेच सकते हो, आप वहां पे खड़े हो सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे 10,000 पर मंथ पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, 10,000 पर मंथ पेमेंट देनी पड़ेगी। अब ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, इसको टॉलरेट कर रहा है, लेकिन इसके बदले में कुछ एक कंसिडरेशन ले रहा है। वो उसको टॉलरेट कर रहा है, लेकिन उसके बदले में वो उसको कुछ एक कंसिडरेशन ले रहा है। तो किसी भी एक्ट को टॉलरेट करने के बदले में आपने कुछ भी कंसिडरेशन लिया, उसे आप सप्लाई मानोगे। क्लियर? आगे देखेंगे, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, आप किसी भी एक्ट को करते हो, आप किसी भी एक्ट को करते हो, अपनी एक्टिविटीज करते हो, किसी भी चीज को करने के लिए आप मान जाते हो, किसके बदले में, एक कंसिडरेशन के बदले में। किसी भी कंसिडरेशन के बदले में आप किसी भी एक्ट को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो भी हमारे पास किस में आएगा, वो भी सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। अब ये जो तीन मैंने आपको चीजें बताई, मैंने आपको तीन चीजें क्या क्या बताई, एक तो हमने देखा आप किसी भी एक्ट को करने से मना कर देंगे, दूसरा आप किसी भी एक्ट को टॉलरेट कर लेंगे, तीसरा आप किसी भी एक्ट को करने के लिए एग्री हो जाएंगे। अभी जो तीनों एक्टिविटीज है, इन तीनों एक्टिविटीज में अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आप उसे सप्लाई मानेंगे। इन तीनों एक्टिविटीज में अगर दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आप उसे सप्लाई मानेंगे। पहली कंडीशंस कौन सी है, कि आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है इस चीज को लेकर के, चाहे रिफ्रेनिंग है, चाहे टॉलरेटिंग है, या फिर एग्रीमेंट टू डू एनी एक्ट, इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी है उसको लेके अगर आपने एग्रीमेंट प्रॉपरली बनाया हुआ है तो उसको आप सप्लाई मानेंगे। इस कंडीशन का पूरा होना ध्यान रखिएगा, जरूरी है। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट को हम अपने बेस पे इमेजिन नहीं कर सकते या प्रिज्यूम्ड नहीं कर सकते, प्रॉपर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप अपनी तरफ से बैठ के मान लोगे कि हाँ ठीक है हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास कंसिडरेशन आया तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी था, नहीं ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन आया तो इसका मतलब आपने अपने आप से इमेजिन नहीं कर लेना कि वहां पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट का लीगली इन्फोर्सेबल होना जरूरी है, लीगल तरीके से उसका किया जाना भी जरूरी है। ठीक है जी, 1 मिनट का गैप लेकर के पानी पी लेते हैं, अभी आप लोग भी पी लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिटर्न टू दिस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। कंसिडरेशन अगर नहीं है, ध्यान से सुनिए, कंसिडरेशन अगर नहीं है इन तीनों केसेस में, रिफ्रेनिंग में, टॉलरेटिंग में और डूइंग में, तो उस चीज को सप्लाई नहीं माना जाएगा, उस केस में हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। अगर कंसिडरेशन है, अगर कंसिडरेशन है तो उसे हम सप्लाई भी मानेंगे। समझ में आ गया सभी को? यानी दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कंसिडरेशन और दूसरा एग्रीमेंट।
क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक चीजें और बताई गई हैं, कुछ एक ट्रांजेक्शन्स और हमारे पास डिस्कस किए गए हैं जो कि रिफ्रेनिंग, टॉलरेटिंग और डूइंग से अलग है। ठीक है, यहाँ पे ना ही रिफ्रेनिंग की बात होगी, ना ही टॉलरेटिंग की बात होगी और ना ही डूइंग की बात होगी कि आप ये सब कुछ, आप कोई भी एक्ट अगर आप करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा इवेंट जहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, यानी आपने किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया, ब्रीच हो गया, तो उसके बदले में जो पेमेंट आती है, उसके बदले में जो नुकसान एक तरीके से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस बोला जाता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस के बदले में देखिए जो कैश कंपनसेशन होता है, कैश कंपनसेशन दिया जाता है किस बेस पे? एक रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पे, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बदले में जो भी नुकसान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। अब देखो, जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो लिए क्यों जाते हैं? ध्यान से मेरी बात समझना, लिक्विडेटेड डैमेजेस लिए क्यों जाते हैं? देखिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये नहीं है कि आप ये काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी काम को करने के बदले में पैसा मिला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके मतलब नॉन परफॉर्मेंस आपको टॉलरेट नहीं करनी। टॉलरेटिंग में क्या था? स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए का एक स्कूल के साथ, ए का एक स्कूल के साथ कि ड्यूरिंग द स्कूल आवर हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, इसके बदले में आप मुझे पैसा दे देना। यहाँ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपके एक्ट को टॉलरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था कि हम आपके एक्ट को टॉलरेट करेंगे या रिफ्रेन करेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ पे इस तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं होता लिक्विडेटेड डैमेजेस में। यहाँ पे इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। यहाँ टॉलरेटिंग से रिलेटेड या नॉन परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पेमेंट किस लिए दी जाती है? पेमेंट इसलिए दी जाती है ताकि कोई भी लॉस या डैमेज जो है उसको हम इसको हम होने से बचा सकें, किसी भी लॉस को या डैमेज को होने से बचा सके, कोई भी नॉन परफॉर्मेंस जो है उसको बचा सके। जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी भी चीज को लेकर के, और ये तय हुआ कि अगर किसी ने ब्रीच किया तो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज वो पे करेगा सामने वाली पार्टी को। अब यहाँ पे इसका मेन मकसद नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि ए और बी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दें। यहाँ पे 1 लाख रुपए की शर्त रखी गई, 1 लाख रुपए जो है वो कंडीशन रखी गई। बट इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि ए और बी में से कोई भी डिनाई कर दे कल को हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये किस लिए रखी गई है? ताकि एक कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज लगा सके, हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा सके। इन दोनों को ये चीज पता हो कि भैया मैंने मना कर दिया तो मुझे 1 लाख देना पड़ेगा, बी को पता हो कि मैंने मना कर दिया तो मुझे 1 लाख देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इसका 1 लाख की कंडीशन लगाने का मतलब ये है कि ब्रीच के कॉन्ट्रैक्ट कम हो, ब्रीच ब्रीच के जो चांसेस है, ब्रीच के जो चांसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। इसके चांस क्या हो जाएंगे जी? कम हो जाएंगे। इन चांसेस को कम करना इसका मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि कल को आपको जो टॉलरेट है किसी भी चीज को वो करना ही करना है, या रिफ्रेनिंग है, रिफ्रेनिंग आपके ऊपर आएगी आएगी, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को टूटने से बचाना है, उसकी नॉन परफॉर्मेंस को अवॉइड करना है, या अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे डैमेजेस जो एक अवॉइड करते हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, या अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को, या डिलेड परफॉर्मेंस को। क्लियर? अब इसको लगाने का मकसद क्या है? इसको लगाने का मकसद ये होता है कि सामने वाली पार्टी को जो भी लॉस या डैमेज हुआ उसको रिकवर करना। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सामने वाली पार्टी को जो भी लॉस होगा या डैमेज होगा उसको रिकवर करना ही इसका मेन मकसद होता है। यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे इस तरीके का कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट नहीं रहता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट नहीं रहेगा कि आपने किसी भी एक्ट को
रिफ्रेन किया या टॉलरेट किया या उसको करने के आपको पैसा मिले, ऐसा नहीं है। जो भी लॉस होगा सिर्फ लॉस की रिकवरी के लिए आपको पैसा मिल रहा है, जो भी लॉस होगा इन फ्यूचर उसकी रिकवरी के लिए जस्ट आपको पैसा मिला, जस्ट आपको हर्जाना मिला। तो एक तरीके से यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन आपको कुछ करने का नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको कंसिडरेशन जो है कुछ करने का नहीं मिल रहा है, यहाँ पे किसी एक्ट के बदले में कंसिडरेशन नहीं मिला। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया किसने, ए ने तोड़ दिया। क्लियर। लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना कि ए को किसी एक्टिविटी के बदले में ये पैसा मिला हो। ए ने पैसा किसको दिया, बी को। कितना, 1 लाख रुपए दिया। अब ये जो पैसा ए ने बी को दिया वो किस लिए दिया, ये इसलिए नहीं दिया कि ए ने कोई परफॉर्मेंस की है, सॉरी बी ने कोई परफॉर्म किया है काम, बी ने कोई परफॉर्मेंस किए इसलिए उसको पैसा नहीं मिला। बी को किस लिए पैसा मिला कि ए के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से बी को जो लॉस या डैमेज हो रहा था उसकी भरपाई के लिए, उसकी रिकवरी के लिए उसको पैसा दिया गया। मेरी बात समझ में आई, उसकी रिकवरी के लिए उसको पैसा दिया गया। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं ना कि इसने कोई एक्टिविटी की हो जिसके बदले में इसको कंसिडरेशन मिला हो, नहीं, उसने कोई एक्टिविटी नहीं की। तो इसको जो पैसा दिया गया इसे हम कंसीडरेशन भी नहीं मानेंगे, इसे हम कंसीडरेशन भी नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई। पैसा तो मिलेगा बी को क्योंकि ए ने डिनाई कर दिया एट ए टाइम अपने कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, इसके लिए बी को पैसा दिया जाएगा, बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्यों ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि भैया इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की जिसके बदले में इसको पैसा मिला जाएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, ना ही यहाँ पे रिफ्रेनिंग है, ना यहाँ पे टॉलरेटिंग है, और ना ही यहाँ पे टू डू एन एक्ट के बदले में इसको पैसा मिला। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी सभी के जवाब देने की। तो ध्यान से समझो, इसको हम टैक्सेबिलिटी के अंदर नहीं लेकर के चलेंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम उससे रिलेटेड जो आगे टॉपिक है वो कवर कर लें। Damages resulting from the damage to property, negligence, privacy, unauthorized use of trade name, copyright। कोई भी एक पर्सन है जिसने अनऑथराइज्ड तरीके से आपका ट्रेड नेम यूज किया या कॉपीराइट यूज किया, ठीक है, तो उसके बदले में जो भी आपको पेमेंट मिली वो क्या है, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। पेनल्टी स्टिपुलेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। कोई भी आपके जो हाउस, आपने हाउस कंस्ट्रक्शन दी थी, जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ था उससे डिलेड पेमेंट के बदले में मिली, इससे रिलेटेड एक्ट, इससे रिलेटेड प्रोविजन हमारे पास नेक्स्ट है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई भी लेट फीस होती है, पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, जो कि एग्रीमेंट के टाइम पे डिसाइड हुआ था। आप ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि बी इसको क्या करके देगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देगा इसके हाउस की। क्या कंप्लीट करके देगा, कंस्ट्रक्शन विद इन 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स। और अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई, अगर 2 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती, तो बी क्या देगा, बी इसको क्या देगा, 1 लाख रुपीज। बी कितने पैसे देगा, 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब बी ने बोला कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा अगर टाइमली मैंने कंस्ट्रक्शन पूरा करके नहीं दिया तो, और जितना मैं लेट दूंगा उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लगा दूंगा। इंटरेस्ट कितना लगाऊंगा, 18%। जितना पेमेंट लेट होता जाएगा मेरी तरफ से उसके ऊपर 18% क्या लग जाएगा जी, इंटरेस्ट भी लग जाएगा। ये चीजें कब डिसाइड हुई, इट वॉज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ये डिसाइड हुआ एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ध्यान से मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जितने भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो भी लेट पेमेंट हो रही है या टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लोन एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स, यानी जितनी भी इस तरीके की चीजें हुई वो कब हुई, एग्रीमेंट के टाइम पे ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया कि इतना इतना इसके अंदर दिया जाएगा।
ठीक है। अब इसकी टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें, जो कंस्ट्रक्शन वाले हम 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि बी ने अपना काम टाइम से नहीं किया, बी ने अपना काम टाइम से नहीं किया और इन फ्यूचर बी ने इसको कितने पे करे, 1 लाख, 1 लाख पे किए विद इंटरेस्ट, 1 लाख अमाउंट पे कर दी विद इंटरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या ये 1 लाख जो है वो टैक्सेबल होगा? अब क्वेश्चन क्या है, क्या ये 1 लाख रुपीज टैक्सेबल होगा? अब देखो, अगर तो प्रिंसिपल सप्लाई, डिपेंड किस पे करता है, प्रिंसिपल सप्लाई पे। अगर आपकी जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके ऊपर जीएसटी आएगा, तो आपके पास जो लेट फीस पेमेंट है वो भी क्या है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? जो लेट फीस पेमेंट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन तब टैक्सेबल होगी जब आपके प्रिंसिपल सप्लाई भी टैक्सेबल थी। therefore such payments, even though they may be referred to as the fine or penalty or actual payments, are actual payments that amount to consideration for supply and are subject to GST where such supply is taxable। बात समझ में आ गई? बट अगर हम बात करें प्रिंसिपल सप्लाई की, अगर वो एग्जाम्प्ट है तो आपके पास जो ये फीस पेनल्टीज थी ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। सिंस दिस सप्लाईज आर एंसिलरी टू द प्रिंसिपल सप्लाई, ये सप्लाईज क्या होती है, एंसिलरी होती है प्रिंसिपल सप्लाई की। दे शैल बी एलिजिबल टू बी असेस्ड एज अ प्रिंसिपल सप्लाई, उसे हम प्रिंसिपल सप्लाई की तरह ही असेस करेंगे। नेचुरली सच पेमेंट विल नॉट बी टैक्सेबल इफ प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जम्प्ट। इन सप्लाईज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा अगर प्रिंसिपल सप्लाई आपकी एग्जम्प्ट है तो। यहां तक समझ में आ गया? बहुत इजी सी चीज है। अगर जो फाइन पेनल्टीज लग रहे हैं, फाइन पेनल्टीज के ऊपर जीएसटी आएगा, लेकिन तब आएगा जब प्रिंसिपल सप्लाई आपकी टैक्सेबल है। प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेक डिशोनर पे। अगर किसी भी पर्सन का चेक डिशोनर हो गया तो वहां जो फाइन और पेनल्टी लग रही है, क्या उनके ऊपर जीएसटी आएगा? देखिए, जो फाइन और पेनल्टीज लगाए जाते हैं ना चेक डिशोनर पे, वो किस लिए लगाए जाते हैं? वो इसलिए नहीं लगाए जाते कि चेक डिशोनर हो और हमें मिले फाइन और पेनल्टीज, नहीं। वो लोग ये चाहते हैं कि चेक का डिशोनर कम से कम हो। ठीक है, चेक का डिशोनर कम से कम हो, लोग चेक डिशोनर ना करें, इसलिए लगाया जाता है। अब ये जो पेनल्टीज हैं ये किसी तरीके की कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी काम के बदले में आपको कंसिडरेशन मिले, नहीं। यहाँ पे किसी काम के बदले में आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलता। क्लियर? यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये एक जो मेन पॉइंट रहता है कि अगर हम फाइन और पेनल्टी लगा देंगे तो चेक का डिशनर क्या होगा, कल को कम से कम होगा। इसलिए इसको हम टैक्सेबिलिटी के अंदर नहीं लेकर के जाएंगे, इस चीज को आप सप्लाई नहीं मानेंगे जीएसटी पर्पज से। क्लियर? आगे हम बात करें वायलेशन ऑफ लॉ की। पब्लिक लॉ जितने भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पब्लिक लॉ जितने भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो किस लिए बनाए हैं? ताकि एक सुचारू रूप से जो सारी सामाजिक गतिविधियां हैं वो चलती रहे। जैसे ट्रैफिक वायलेशन रूल्स बनाए, क्लियर, पॉल्यूशन नॉर्म्स बनाए। तो ये जितने भी नॉर्म्स बनाए हैं इनका मेन मकसद क्या है कि सोसाइटी सुचारू रूप से चले। अब पेनल्टीज क्यों लगाई जाती है? पेनल्टीज इसलिए लगाई जाती हैं कि लोग उस लॉ को ना तोड़ें। जो पब्लिक है, पब्लिक लॉ को फॉलो करे और लॉ को ना तोड़े, इसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार यूँ चाहती है कि नहीं ठीक है, बिल्कुल एक धड़ल्ले से आप लोग लॉ को तोड़िए और मुझे उसके बदले में पैसा दीजिए, नहीं। सरकार का ये मकसद नहीं होता। सरकार का मकसद इसको कोई सप्लाई दिखाने का नहीं है। ठीक है, यहाँ मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो लॉ है, लॉ को लोग फॉलो करें, उसको तोड़े ना। क्लियर? तो अगर लॉ का मतलब ये है कि लोग उसको ना तोड़ें, सिर्फ इसीलिए वो पेनल्टी इम्पोज कर रही है, तो इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे और इसको हम टैक्सेबल भी नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे अब सरकार ने यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सरकार ने माइनिंग से रिलेटेड लॉ बनाए, माइनिंग से रिलेटेड लॉ बनाए कि इससे ज्यादा माइनिंग आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नहीं करेंगे। माइनिंग की जो परमिट इशू है उसमें लिखा गया था। अब ये जो लॉ बनाए, अगर आप इस लॉ को तोड़ते हैं, अगर इस लॉ को आप तोड़ते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, तो वो पेनल्टी तो लगेगी लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, उसकी टैक्सेबिलिटी राइज नहीं होगी जीएसटी में। ठीक है जी।
यहाँ तक हमारा कवर हो गया। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग ये बाकी के एक्ट भी कर लेंगे। आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एक बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर करवाते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।